हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के सिक्स्थ एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फिफ्थ चैप्टर को, जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी था, उसको कंप्लीट कर लिया था। और अब हम आज स्टार्ट करेंगे सिक्स्थ चैप्टर को, जो कि है सिटीजनशिप इन इंडिया। इसमें हम पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप जो है, यानी जो नागरिकता है, वो हमारे देश में कैसे ली जाती है। इसमें हम सबसे पहले आज के लेक्चर में सिटीजनशिप का मीन्स समझेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। ठीक है, कि सिटीजनशिप हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इस बात को हम समझेंगे। तो चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिटीजनशिप मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, ये इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, जिसमें कि हम नागरिकता का जो सिटीजनशिप है उसके अर्थ को समझेंगे, उसकी मीनिंग को समझेंगे और साथ ही साथ उसके महत्व को समझेंगे, सिग्निफिकेंस को समझेंगे कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट, इंडिया हैज़ टू काइंड्स ऑफ पीपल। कहा गया है कि जो जैसे कि जो भी कोई भी क्या होता है, मॉडर्न स्टेट होता है, किसी भी अन्य जो आधुनिक स्टेट होते हैं उनकी तरह ही हमारे इंडिया में भी दो टाइप्स के लोग रहते हैं। इंडिया हैज़ टू काइंड्स ऑफ पीपल, सिटीजन्स एंड एलियंस। ठीक है, जिसमें कि सिटीजन्स होते हैं और एलियंस होते हैं। सिटीजन्स क्या होते हैं? सिटीजन्स मीन्स हमारे देश के जो नागरिक हैं, एंड एलियंस मीन्स जो क्या है, फॉरेनर्स हैं, हमारे देश के नागरिक नहीं हैं। सिटीजन्स आर फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट। जो सिटीजन्स हैं वो इंडियन स्टेट के फुल मेंबर्स होते हैं, यानी उनको इंडियन स्टेट की पूर्ण सदस्यता प्राप्त होती है। और वो एंड ओ एलिजेंस टू इट, और जो हमारे देश के प्रति क्या रखते हैं, एक श्रद्धा का भाव रखते हैं और निष्ठा का भाव रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सिटीजन्स कहलाते हैं, वो हमारे देश के नागरिक कहलाते हैं। दे इंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जो सिटीजन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कंट्री के जितने भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं उन सबको इंजॉय करते हैं, उन सब का उनको एडवांटेज मिलता है। ठीक है। Aliens on the other hand are the citizens of some other state and hence do not enjoy all the civil and political rights। ये कहा गया है कि वहीं दूसरी तरफ जो एलियंस होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट। वो जो कि कुछ दूसरे देश होते हैं उनके नागरिक होते हैं, उनको जो क्या होती है कि दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त होती है। एंड हेंस, और इसीलिए क्या होता है, डू नॉट इंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जो एलियंस होते हैं उनको उनको क्या है कि जो भी हमारे देश के जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं वो उनको सभी पॉलिटिकल और सिविल राइट्स नहीं दिए जाते हैं, जो कि सिटीजन्स को दिए जाते हैं। दे आर ऑफ टू कैटेगरीज। कहा गया है कि जो एलियंस होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। जिसमें कि एक है फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। यानी फ्रेंडली एलियंस मीन्स कि जो क्या है, जो है फॉरेनर्स जो है वो क्या है, मैत्रीपूर्ण उनसे हमारे हमारे संबंध हैं। और दूसरे हैं एनिमी एलियंस, यानी जो क्या है, जिनसे हमारा क्या है, शत्रुता का जो व्यवहार रखते हैं। ऐसे जो विदेशी लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, एनिमी एलियंस कहा जाता है, जिनसे क्या है कि डायरेक्टली वॉर चल रहा हो जिस कंट्री से, उसको कहते हैं एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस आर द सब्जेक्ट्स ऑफ दोज कंट्रीज दैट हैव कॉर्डियल रिलेशंस विद इंडिया। इसमें बताया गया है कि जो ये फ्रेंडली एलियंस होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसी कंट्रीज़ होती हैं, ऐसी कंट्रीज़ के लोग होते हैं कि जिनसे हमारी इंडिया की क्या रिलेशन क्या है, वो सौहार्दपूर्ण है, वो फ्रेंडली रिलेशंस हैं। ऐसे देशों को क्या कहा जाता है, ऐसे देशों के जो सिटीजन्स होते हैं उनको हम कहते हैं फ्रेंडली एलियंस। ठीक है, वो एलियंस तो हैं, वो फॉरेनर्स तो हैं, लेकिन कैसे हैं, वो हैं फ्रेंडली एलियंस। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी अदर कंट्री से, जैसे मान लीजिए यूएसए है, रशिया है और नेपाल है और जो भी भूटान है, यहाँ से क्या होता है, अगर कोई भी यहाँ का सिटीज़न अगर हमारी इंडिया में आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेंडली एलियंस कहेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि एनिमी एलियंस जो होते हैं, ऑन द अदर हैंड आर द सब्जेक्ट ऑफ दैट कंट्री दैट इज़ एट वॉर विद इंडिया। एनिमी एलियंस ऐसे फॉरेनर्स होते हैं कि जो क्या होते हैं कि ऐसी कंट्री के लोग हैं, ऐसी कंट्री के नागरिक हैं जहाँ की जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा हो, जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा हो। लेकिन इस टाइम पे इंडिया का डायरेक्टली वर्ल्ड में कोई भी एनिमी एलियंस नहीं है, यानी इंडिया जो है अपना, वो सबके संग पूरे वर्ल्ड में हर किसी कंट्री के संग एक सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली रिलेशंस बनाकर रखता है। ठीक है।
इंडिया के लिए कोई भी एनिमी एलियंस नहीं है। दे इंजॉय लेसर राइट्स दैन द फ्रेंडली एलियंस। ये एनिमी एलियंस के बारे में बताया गया है कि जो एनिमी एलियंस हैं वो ऐसी कंट्रीज़ के लोग होते हैं जो जिनका कि इंडिया के संग युद्ध चल रहा हो, वॉर हो रहा हो, और जो कि एनिमी एलियंस हैं उनको फ्रेंडली एलियंस के कंपैरिजन में उनको काफ़ी कम राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। एंड दे डू नॉट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। जो ये एनिमी एलियंस होते हैं उनको क्या किया जा सकता है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है और उनको डिटेंशन उनका किया जा सकता है। उनको क्या है, आर्टिकल 22 जो कि क्या है, एनिमी एलियंस है, उनको आर्टिकल 22 नहीं दिया जाता है, उसके राइट्स को नहीं दिया जाता है। क्या जो एनिमी एलियंस हैं वो क्या कर सकते हैं, दे डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। उनको क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी एनिमी कंट्री का अगर कोई भी सिटीज़न हमारी इंडिया में आता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे देश की जो पुलिस है वो क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है और उसका डिटेंशन कर सकती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो भी एनिमी एलियंस होंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा अरेस्ट करने के अगेंस्ट और उनके डिटेंशन से रिलेटेड, ये जो कि हमारे आर्टिकल 22 में आता है। लेकिन जो हमारे फ्रेंडली एलियंस होते हैं उनको क्या होता है, हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, उनको ये राइट दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रोविजंस ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड डिनाइज द सेम टू द एलियंस। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको क्या देता है, उनको इन राइट्स को देता है जो कि अभी हम नीचे पढ़ेंगे, और और ऐसी क्या देता है, प्रिविलेजेस को देता है, कुछ क्या करता है, छूट दी जाती है, कुछ विशेष जो है वो राइट्स दिए जाते हैं इंडियन सिटीजन्स को। लेकिन साथ ही साथ ये सारे जो राइट्स और जो ये प्रिविलेजेस दी गई हैं, ये ऐसी प्रिविलेजेस हैं जो कि हमारे इंडियन सिटीजन को तो दी जाती हैं लेकिन ये एलियंस को नहीं दी जाती हैं, चाहे फिर वो फ्रेंडली एलियन हो या फिर वो क्या हो, एनिमी एलियन हो, उनको नहीं मिलते हैं ये राइट्स। ये राइट्स सिर्फ हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए ही होते हैं। अब इसमें पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं कि जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिलते हैं, फॉरेनर्स को नहीं दिए जाते हैं, यानी किसी भी एलियंस को ये राइट नहीं है, ठीक है। नंबर 1, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि आर्टिकल 15 के अंडर आता है। इसमें क्या है कि हम क्या नहीं किया जा सकता है कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी व्यक्ति के संग कोई भी अगर इंडियन सिटीजन है तो उसको रिलीजन के बेसिस पर, उसकी जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जेंडर के बेसिस पर और उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर उसके पास कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये और ये आता है आर्टिकल 15 के अंतर्गत। उसके बाद जो दूसरा राइट है जो केवल हमारे सिटीजन्स को ही दिया जाता है इंडिया के, और ये फॉरेनर्स को नहीं दिया जाता है, यानी एलियंस को प्रोवाइड नहीं कराया जाता, वो है राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। इसमें क्या आता है, आर्टिकल 16 दिया गया है हमारे सिटीजन्स को, जिसमें कहा गया है कि हर कोई सिटीज़न जो इंडिया का है उसको क्या है, उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है। ये है आर्टिकल 16। उसके बाद जो थर्ड राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। ये आर्टिकल 19 के अंडर आता है। ये भी हमारे सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही दिया जाता है, फॉरेनर्स को या एलियंस को ये नहीं दिया जाता है। इसमें क्या बताया गया है आर्टिकल 19 में कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें क्या होगी, बोलने की स्वतंत्रता होगी, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी खुद को अभिव्यक्त करने की, यानी एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होगी, और क्या होगी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और राइट टू असेंबली। राइट टू असेंबली मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लोग गैदरिंग कर सकते हैं, ठीक है। एसोसिएशन मीन्स कि क्या है, कोई भी संघ या फेडरेशन बनाया जा सकता है। और राइट टू मूवमेंट, इसका मीन्स है कि कोई भी इंडियन सिटीजन पूरी इंडिया में किसी भी स्टेट में जा सकता है जहाँ भी उसकी इच्छा हो। रेजिडेंस, राइट टू
राइट टू रेजिडेंस, ठीक है, राइट टू रेजिडेंस मीन्स कि कहीं भी निवास कर सकता है, रहने के लिए जो है इंडियन सिटीज़न, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो कहाँ पर रहे। पूरी इंडिया में वो किसी भी स्टेट्स में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में जहाँ भी वो चाहे वहाँ पे वो रह सकता है। इसको कहा गया है राइट टू रेजिडेंस। और उसके बाद है राइट टू प्रोफेशन, ठीक है। राइट टू प्रोफेशन है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा से जैसा भी व्यवसाय चुनना चाहे, जैसा भी वो अपना कैरियर चुनना चाहे, वो उस पर आगे बढ़ सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगी, उसको फ्रीडम होगी। और ये सारी जो फ्रीडम थी, जो कि हमने पढ़ी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबली, ठीक है, और राइट टू क्या है, राइट टू मेक एसोसिएशन, और राइट टू मूवमेंट, राइट टू रेजिडेंस और राइट टू प्रोफेशन, ये सब आर्टिकल 19 के अंडर आते हैं। और ये हमारे भारत के प्रत्येक सिटीज़न यानी प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई फॉरेनर होगा या कोई एलियन होगा तो उसको ये राइट नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद नंबर 4 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में आते हैं ये राइट्स भी किसे दिए जाते हैं, ये भी सिटीजन्स के लिए ही है, इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। कि जिसमें क्या कहा गया है कि जो भी सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित जो अधिकार हैं वो हमारे इंडियन सिटीजन्स को दिए जाएंगे, फॉरेनर्स के लिए ये नहीं है। और नंबर 5 राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें ये कहा गया है कि इसमें क्या है कि हमारे देश का जो भी इंडियन सिटीजन है उसको जो भी लोकसभा है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनमें वोट करने का राइट है, ठीक है। वोट कर सकता है कोई भी इंडियन सिटीजन अपना लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद जो नंबर 6 राइट है जो कि केवल सिटीजन्स को दिया गया है इंडिया के, वो है राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी इंडियन सिटीज़न को ही ये सिर्फ राइट है कि वो क्या कर सकता है, वो पार्लियामेंट और या फिर जो भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं हमारी, उनमें अपनी मेंबरशिप ले सकता है, ठीक है। उसको है कि उसकी वो सदस्यता ग्रहण कर सकता है, उसको अधिकार है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर में भी मेंबर बन सकता है। पार्लियामेंट में क्या आया, राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर बन सकता है, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एलियंस नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी उसको मेंबरशिप दी जाएगी अगर वो इंडियन सिटीज़न है तो, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर में क्या आती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। यहाँ पर उसको मेंबरशिप दी जाएगी। इसके लिए क्या है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और उसके बाद जो 7th राइट दिया गया है जो कि सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए है, वो है एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस, दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर वो क्या करना, हमारे देश में अगर उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहता है वो, ठीक है, या उसके ऑफिस में मतलब वो उसका पद लेना चाहता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में वो खुद को देखता है या बनना चाहता है, या उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, या फिर हाई कोर्ट का जज बनना है, या फिर गवर्नर बनना है किसी भी स्टेट का, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है, या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनना है, तो उसके लिए क्या होगा कि उसको उसका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी उसके लिए इन सब पदों के लिए क्या होना चाहिए, उसको वो क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। कोई भी, इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई भी एलियन होगा यानी कोई भी फॉरेनर होगा तो उसको हमारे इंडिया में ये पोस्ट नहीं दी जा सकती है। यानी अगर कोई एलियन है, हमारे देश का नागरिक नहीं है, तो उसको हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बना सकते हैं, उसको हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बना सकते हैं। वो व्यक्ति कोई भी फॉरेनर या जो एलियन होगा वो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज नहीं बन पाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि वो स्टेट ऑफ गवर्नर्स नहीं बन पाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं बन पाएगा और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स भी नहीं बन पाएगा। ये सारे जो पोस्ट हैं वो हमारे सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही रिजर्व्ड हैं, ये कहा गया है। Along with the above rights, the citizens also owe certain duties towards the Indian state। ये कहा गया है कि ये सब राइट्स तो हमारे इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं, तो इसके साथ ही क्या होना चाहिए, सिटीजन्स की कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं अपने इंडियन स्टेट्स की तरफ, ठीक है।
ये कहा गया है कि ये सब तो हमने जो ये 7 राइट्स पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जो आर्टिकल 15 के अंडर आता था। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो कि आर्टिकल 16 के अंडर आता था। और उसके बाद हमने नेक्स्ट राइट पढ़ा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, जो कि आर्टिकल 19 के अंडर आता था। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में आता था। उसके बाद राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दिया गया, इसका राइट दिया गया इंडियन सिटीजन्स के लिए। राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, इसको हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई भी ये जो भी हमारे प्रेसिडेंट और जो भी पब्लिक ऑफिसेज हैं हमारी इंडिया में, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर किसी को भी पोस्टिंग चाहिए इन ऑफिसेज में, तो इन पब्लिक ऑफिसेज में, उसके लिए क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए उस व्यक्ति को। फॉरेनर्स को ये राइट्स नहीं दिए जाते हैं। ये सब हमने इतने 7 टाइप्स के राइट्स पढ़े कि जो केवल इंडियन सिटीजन्स को ही दिए जाते हैं, फॉरेनर्स को ये नहीं दिए जाते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जो ये सब राइट दिए गए हैं हमारे इंडियन सिटीजन को, तो हमारे इंडियन सिटीजन की क्या बनती है, उसके उसके देश के प्रति हर सिटीजन की एक कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं, उसके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं उस इंडियन स्टेट के प्रति। ठीक है, एज़ फॉर एग्जांपल कहा गया है कि उदाहरणार्थ एग्जांपल में क्या बताया गया है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि भारत के जो भी नागरिक हैं, हर किसी नागरिक को कि जो भी कोई व्यवसाय करता हो, उसमें उसकी जो भी इनकम होती हो, उस पर क्या करें, उसके अकॉर्डिंग उसे टैक्स पे करना चाहिए। तो लिखा है एज़ फॉर एग्जांपल पेइंग टैक्सेस, रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, कहा गया है कि टैक्स पे करना चाहिए हर नागरिक को, वो चाहे जो भी बिज़नेस करता हो, उसमें जो भी उसके अकॉर्डिंगली जो भी टैक्स उसके लिए आता हो, वो उसे पे करना चाहिए। और हर किसी नागरिक को, हर किसी इंडियन सिटीजन को क्या करना चाहिए, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और जो हमारा राष्ट्रीय गान होता है, उसको हमने सम्मान देना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और डिफेंडिंग द कंट्री, और क्या करना चाहिए, अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। ठीक है, एंड सो ऑन। ये सब क्या बताए गए हैं कि ये अभी हमने ऊपर पढ़े कि ये बताया गया है कि जो इंडिया के सिटीज़न हैं, उसको सिटीज़न होने के तो इतने सारे जो है राइट्स दिए गए हैं, तो उसके साथ ही उसे उसकी क्या बनती हैं, कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं जो उसे अपने देश के प्रति निभानी चाहिए। जैसे कि हर नागरिक को अपना टैक्स पे करना चाहिए और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और अपनी कंट्री को बचाना चाहिए, उसकी सोवरेनिटी, उसकी यूनिटी को बनाकर रखना चाहिए। In India, both a citizen by birth as well as a naturalized citizen are eligible for the office of president, while in USA only a citizen by birth and not a naturalized citizen is eligible for the office of president। ये कहा गया है कि हमारी इंडिया में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, उसके लिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने कि इंडिया में जन्म लिया हो, जिसका बर्थ इंडिया में हुआ हो, जो इंडिया में बॉर्न हुआ हो, और क्या हो कि अगर कोई भी नेचुरलाइज्ड सिटीज़न है, ठीक है, यानी जिसने क्या हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से में कुछ प्रोविज़न्स दिए गए हैं। ये क्या है, ये सिटीज़नशिप लेने के कुछ प्रोविज़न्स हैं, उसमें से एक होता है उसका टाइप नेचुरलाइज़ेशन। इसके थ्रू क्या होता है, इंडियन सिटीज़नशिप ली जाती है। तो इसमें बताया गया है कि अगर किसी को भी हमारी इंडिया में अगर प्रेसिडेंट बनना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर वो क्या हो सकता है, नेचुरलाइज्ड सिटीज़न भी हो सकता है। ठीक है, नेचुरलाइज्ड सिटीज़न मीन्स हमारे जो अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगी कि नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप क्या होती है। ये सिटीजनशिप लेने का, एक्वायर करने का एक मेथड होता है, जिसके थ्रू हमारी इंडिया में सिटीजनशिप इंडिया की ली जा सकती है। ठीक है, तो इसको अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि क्या है कि हमारे देश में अगर कोई भी प्रेसिडेंट बनना चाहे, अगर राष्ट्रपति बनना चाहे, तो वो क्या होना चाहिए उसके लिए,
वो क्या होना चाहिए, वो सिटीज़न होना चाहिए बाय बर्थ इंडिया का, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसको नेचुरलाइज़्ड सिटीज़न्स के लिए भी जो नेचुरलाइज़्ड सिटीज़न होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं, हमारे देश के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन यूएसए में क्या होता है कि ऐसा सिटीज़न कि जिसका बर्थ जो क्या हो, वो अमेरिका में ही हुआ हो, क्या है, सिर्फ़ वही ऑफ़िस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है, एलिजिबल होता है। जो नेचुरलाइज़्ड सिटीज़न है, मीन्स कि जिसको कि बाद में सिटीजनशिप के प्रोविज़न्स के थ्रू जो सिटीज़न बनाया जाता है, वो यूएसए में ऑफ़िस ऑफ प्रेसिडेंट को नहीं ग्रहण कर सकता है, ठीक है? इसमें इसमें इस बताने का मेन मीनिंग ये था कि जो हमारी इंडिया है, वहाँ पर क्या है कि हमारी इंडिया में ये है कि जो भी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, उसको कौन ले सकता है कि जो जिसका बर्थ इंडिया में हुआ, कोई भी ऐसा सिटीजन, और साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं सिटीजनशिप के, उनको अगर एक्वायर किया है, तो और उसने क्या है, वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन गया है इंडिया का, तो वो भी हमारे देश का प्रेसिडेंट बन सकता है, ये कहा गया है, ठीक है? कि हमारे देश का प्रेसिडेंट कौन कौन बन सकता है, एक तो अपनी इंडिया का जो सिटीजन है जिसका बर्थ इंडिया में हुआ है, वो तो ठीक ही है, वो तो बन ही सकता है, और साथ ही साथ एक ऐसा सिटीजन जो कि क्या है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के थ्रू क्या किया गया है, उसको नेचुरलाइज्ड सिटीजन हमारी इंडिया का बना दिया गया है, तो वो भी हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए एलिजिबल होगा, वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है। जबकि यूएसए में क्या होगा, यूएसए में सिर्फ वही व्यक्ति या वही सिटीजन प्रेसिडेंट बन सकता है, या प्रेसिडेंट की का जो ऑफिस होता है उसके लिए एलिजिबल होता है, जो कि जिसका कि बर्थ ही क्या हुआ हो, वहीं पर हुआ हो, जिसका बर्थ यूएसए में ही हुआ हो, और वहाँ पे ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेचुरलाइजेशन का प्रोविज़न है, वो वहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया है कि अगर कोई नेचुरलाइज्ड सिटीजन है तो उसको हम प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट हम एलिजिबल नहीं मानेंगे, ये कहा गया है। वहाँ पे इस कंडीशन को माना गया है कि वो क्या होना चाहिए, बस इंडिया का वो क्या होना चाहिए, अमेरिका का, यूएसए का, अगर यूएसए के लिए ये है कि वो यूएसए का सिटीजन होना चाहिए बाय बर्थ, यानी उसका जो बर्थ है और उसका जो बॉर्न है वो कहाँ होना चाहिए, यूएसए का ही होना चाहिए, ठीक है? उसके लिए नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए अप्लाई नहीं होता है, ये कहा गया है। लेकिन हमारी इंडिया में जो इंडियन सिटीजन है बाय बर्थ, वो तो बन ही सकता है इंडिया का प्रेसिडेंट, साथ ही ऐसे सिटीजन या ऐसे नागरिक जिन्होंने हमारी इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर किया हो, कौन सी सिटीजनशिप, नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप को एक्वायर किया हो, वो भी हमारे देश का प्रेसिडेंट बन सकता है, ये कहा गया है इसमें। तो हमने अभी पढ़ा कि जो सिटीजनशिप क्या होती है और सिटीजनशिप का मीनिंग क्या होता है। हमने इसमें पढ़ा कि जो सिटीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो हमारी जो किसी भी देश में हमने बताया कि दो टाइप्स के लोग होते हैं, एक तो वहीं के नागरिक होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं। एक सिटीजन्स होते हैं, एक एलियंस होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो एलियंस भी होते हैं वो क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो फ्रेंडली एलियंस होते हैं कि ऐसी कंट्रीज जिनसे हमारे जो जो रिलेशंस हैं वो क्या है, काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी कॉर्डियल है, वो कहलाते हैं फ्रेंडली एलियंस। और जो दूसरे की एनिमी एलियंस, ऐसे ऐसे कंट्री के लोग या ऐसी कंट्रीज जिनसे हमारा क्या है, वॉर चल रहा है, तो ऐसी कंट्रीज कहलाती हैं एनिमी एलियंस। फिर हमने पढ़ा था कि जो एनिमी एलियंस हैं उनको क्या है, उनको फ्रेंडली एलियंस की कंपैरिजन में काफ़ी कम राइट्स दिए जाते हैं, और जो एनिमी एलियंस हैं उनको हम आर्टिकल 22 के अंडर जो राइट है, जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है, वो उसको एनिमी एलियंस को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। फिर हमने ये सब राइट्स पढ़े कि जो सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं, एलियंस को ये राइट नहीं दिए गए हैं, ठीक है? इसमें कौन-कौन से आर्टिकल आते हैं कि जो हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही दिए जाते हैं, वो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ये सब आर्टिकल जो हैं वो सिर्फ हमारे इंडियन इंडियन सिटीजन्स को ही दिए जाते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ जाता है स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से समझें। ये क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा एग्ज़ाम में कि बताइए ऐसे कौन-कौन से राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ़ हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिए गए हैं, जो एलियंस के लिए नहीं हैं, ठीक है? तो आप उसमें लिखेंगे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ़ हमारे इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं, ये एलियंस को प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं, ठीक है? तो अभी का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।